नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंच जाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, क्योंकि उस खबर की होती है पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट, होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उन खबरों से आपको कराते हैं रूबरू, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर है राज्यसभा से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर राज्यसभा में आज कामकाज नहीं हुआ, आज भी हंगामा देखने को मिला और साथ ही विपक्ष की किरकिरी भी आज देखने को मिली है। तो इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कैसे विपक्ष की किरकिरी हुई। साथ ही दूसरी खबर है संभल से जुड़ी हुई कि आखिर संभल मामले में दरअसल वकील को धमकी मिली है, लेकिन ये धमकी देने वाला कौन व्यक्ति है और क्यों ये धमकी दी गई है, वो आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर यूनुस सरकार यू टर्न लेते हुए नजर आई है और अब यूनुस सरकार ने कबूल कर लिया है कि हिंदुओं के खिलाफ हमले हुए हैं। तो ये है तीन प्रमुख खबरें और तीन प्रमुख खबरों पर अब विस्तार से बात करेंगे। इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे पार्लियामेंट के साथ। जी हां, आजादी के बाद से लेकर भारत में कई पार्टियां सत्ता में आई और कई सरकारें बदलती रहीं, लेकिन कभी भी संवैधानिक पदों पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है। और भारत के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति को हटाने का नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर आज राज्यसभा में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में किरण रिजिजू जमकर विपक्ष पर बरसे और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को सभापति का अपमान बताते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही आज जब शुरू हुई तब हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित किया गया और फिर 12 बजे जब कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तो फिर से हंगामा हुआ और उसके बाद कार्यवाही को आज दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। आखिर क्यों विपक्ष सदन में कामकाज नहीं होने दे रहा है? जगदीप धनखड़ से नाराजगी आखिर क्यों है विपक्ष को? क्यों विपक्ष के सभापति पर विश्वास नहीं है? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर किरण रिजिजू आखिर कैसे हमलावर हुए। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। तो ये तो किरण रिजिजू को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और रामदास अठावले का क्या कुछ कहना है इस अविश्वास प्रस्ताव पर, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। Congress party using George Soros and other international bodies, due to which the country today is suffering. There are internal problems caused by the Congress Party Association with George Soros funded organization. The Congress Party is solely responsible as to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the
राज्यसभा में माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ साहब के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है, ये बहुत बड़ी गलत बात है और अब विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को पीछे लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अपने लोकतंत्र का अपमान है और हमेशा राज्यसभा के चेयरमैन ने मतलब दोनों साइड के लोगों को उतना ही मतलब वक्त दे दिया है और सबका तो सुना है। तो इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो नंबर गेम में भी कांग्रेस या यूं कहें कि इंडी गठबंधन काफी पीछे है। उसके बावजूद भी आखिर किन आधार पर यह अविश्वास प्रस्ताव सभापति के खिलाफ लाया जा रहा है, ये सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की किरकिरी भी हो रही है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़े, सीधा होने का रुख करते हैं। राजेश, पिछले कई दिनों से जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है, राज्यसभा में कामकाज ना के बराबर देखने को मिल रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी कामकाज नहीं हुआ, आज भी पूरे दिन के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कामकाज होगा या नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। राजेश, देखिए, विपक्ष का रवैया जो है वो कृतिका, ये पूरे शीतकालीन सत्र की अगर बात करें तो इस शीतकालीन सत्र में उनका रवैया बहुत ही असंतोषजनक रहा है। और आपने देखा कि शुरू से लेकर अब तक कि कोई भी ठोस विधायी कार्य जो है वो अब तक नहीं हो पाया है। खासकर राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का पूरा जो विंटर सेशन का जो अब तक का कार्यकाल रहा है वो लगभग वॉश आउट हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक का जवाब दे रहे हैं, वहां पर थोड़ी चर्चा हो भी पाई। आज पहली बार क्वेश्चन आवर का संचालन भी लोकसभा में हो पाया। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा लगातार हाय तौबा मचाया जाता रहा है और जिस तरीके से अडानी के मसले पर, कभी संभल के मसले पर, तमाम मुद्दों को एक साथ कर कहीं न कहीं कांग्रेस ने मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की। और शायद यही वजह थी कि सदन के बाहर आकर प्रियंका गांधी कहती हैं कि किसानों की समस्या को ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है वो चर्चा कराना नहीं चाह रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि जो देश के बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लाने की कोशिश की गई है या फिर अडानी या संभल जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है। जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं कृतिका, उन मुद्दों पर सत्ता पक्ष की भी तैयारी है कि वो चर्चा कराए और चर्चा कराने के बाद उस पर जो बहस का निष्कर्ष निकले उससे कहीं न कहीं देश को लाभ मिले। लेकिन अभी तक विपक्ष जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाकर जगदीप धनखड़ को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो उससे सत्ता पक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आंदोलित हैं। और आज आपने देखा कि किस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के भीतर अपनी नाराजगी जताई। वहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने भी जोरदार तरीके से राजेश कांग्रेस का विरोध किया और कहा कि उनके जो रिश्ते हैं उन रिश्तों का खुलासा करें और विदेशी फंडिंग पर कांग्रेस जवाब दे। लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्ष की किरकिरी हो रही है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, क्योंकि राज्यसभा में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो नंबर गेम की अगर हम बात करते हैं तो बहुमत भी नहीं है इंडी गठबंधन के पास में। उसके बावजूद भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर आखिर कांग्रेस क्यों अपनी किरकिरी करा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा। राज्यसभा का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट के अनुसार अभी जो वर्तमान में राज्यसभा की जो स्थिति है, जो स्ट्रेंथ है, वो 231 सांसदों की है। यानी अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 116 का दिखाई पड़ता है और जो विपक्ष का स्ट्रेंथ है वो 84 सांसदों का दिखाई पड़ रहा है, जो बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर है। अगर 11 विपक्ष के अन्य सांसद जो निर्दलीय सांसद हों या फिर अन्य पार्टियों के, उनको अगर मिला भी दिया जाता है तो 84 और 11 95, यानी बहुमत के आंकड़े से लगभग 21 सांसद जो है वो विपक्ष पीछे है। तो ऐसे में भला विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर स्वयं अपनी किरकिरी नहीं करवा रहा है तो क्या करवा रहा है, यह देखने वाली बात होगी। देश की जनता इसे देख रही है और
सत्ता पक्ष के लोग इसी बात को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं कृतिका की। जी बिल्कुल, जनता देख ही रही है और इससे पहले संबित पात्रा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला भी बोला गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राज्यसभा में कामकाज तो ना के बराबर है, हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस जानबूझकर अपनी किरकिरी कराने को मजबूर नजर आ रही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सभापति के खिलाफ। और ऐसे में नंबर गेम की अगर हम बात करें तो उसमें भी कांग्रेस काफी पीछे नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव ये लाया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो कहीं ना कहीं आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही लगातार बरकरार है कि आखिर कांग्रेस क्यों अपनी किरकिरी लगातार करा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं अब संभल की जामा मस्जिद को लेकर, जो कि है हमारी अगली खबर। जी हाँ, संभल जामा मस्जिद सर्वे का मुद्दा जो है अभी भी कहीं ना कहीं गर्म बना हुआ है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोज इससे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब एक और नया मामला सामने आ गया, क्योंकि संभल मामले में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, हिंदू पक्ष के वकील के खिलाफ इस वक्त एक शिकायत या यूं कहें कि धमकी इस वक्त सामने आई है। दरअसल इस मामले में 24 नवंबर को जबरदस्त हिंसा भड़की थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस मामले में कोर्ट में याचिकाकर्ता का पक्ष रखने वाले वकील को धमकी दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वकील विष्णु शंकर जैन की तस्वीर को शेयर करते हुए संभल दंगे का मास्टरमाइंड बता दिया गया और इसके साथ ही लिखा गया कि मुसलमानों, इसका चेहरा अच्छे से पहचान लो। हालांकि इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो विष्णु शंकर जैन ने संभल जिले के साइबर थाने में एक्स प्लेटफॉर्म पर धमकी वाली पोस्ट करने वाले हैंडल निधि झा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। इस पर ताजा अपडेट ले लेंगे, लेकिन उसके साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर संभल हिंसा क्यों हुई थी और तब से लेकर अब तक क्या क्या चीजें नजर आई हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो संभल हिंसा के मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को धमकी मिली है और इसके साथ ही शाही जामा मस्जिद पर दावा करने का मामला है और इस मामले में हर रोज एक नया अपडेट भी सामने आ रहा है। शाही जामा मस्जिद पर दावा करने का मामला है। ये दावा किया जा रहा है कि उस मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। विष्णु शंकर जैन ने मस्जिद में मंदिर होने का ये दावा किया है और तभी से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। एक्स प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पर निधि झा नाम के सोशल अकाउंट से धमकी दी गई है और धमकी के साथ में विष्णु शंकर जैन का एक फोटो भी शेयर किया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि मुसलमानों, इसका चेहरा पहचान लो। किस तरीके से ये धमकी दी गई है, हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल अब जांच हो रही है और इस ट्वीट के साथ ही अंजाम भुगतने की भी धमकी इस बीच दी गई है। धमकी मिलने के साथ ही केस दर्ज करा दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की इस पोस्ट को साझा करते हुए ये पूरा मामला साइबर थाने में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिवक्ता ने परिवार और अपने लिए खतरा भी इसको बताया है। इसके साथ ही साइबर थाने में इस अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज भी करा दिया गया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में रामेंद्र सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रामेंद्र, जिस तरीके से ये धमकी दी गई है और इस धमकी के साथ में विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनका फोटो भी शेयर किया गया है। इसका जिनका काम आतंक फैलाना, वो आतंक की बात करेंगे। अगर आप संभल की बात करते हो तो संभल में जो कारतूस मिले थे वो पाकिस्तान के बने हुए थे, अमेरिका के बने हुए थे। तो जो सारी चीजें अगर आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पूरा नेक्सस से वो काम कर रहा है। निधि झा ने जो ट्वीट किया है विष्णु शंकर जैन को लेकर, उसमें उसी तरह जैसे दिल्ली के लिए उन्होंने किया था, इसका चेहरा पहचान लो। चेहरा पहचान लेने का मतलब है कि जहां भी मिले इनके साथ अभद्रता की जाए, कुछ अलग घटना की जाए, चेहरा पहचानने का यही मतलब है। और संभल में जो कार्रवाई विष्णु शंकर जैन कर रहे थे वो तो कानून के निर्देश पर, कहते न्यायालय के निर्देश पर उस सर्वे हुआ। 9 बजे इतनी बड़ी भीड़ को बुलाना कि हजारों लोग वहां आ जाए, पत्थर चलाएं, गोली चलाएं, एक पूरा नेक्सस से जो काम कर रहा है। राष्ट्र विरोधी भी हो सकते हैं, धर्म के आधार पर काम करने वाले हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को, हालांकि मुकदमा विष्णु शंकर जैन ने जो दिया है, के विष्णु का बयान आ गया है कि मुकदमा लिख लिया पुलिस अधीक्षक का और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं विष्णु शंकर जैन ने खुद को और अपने परिवार को खतरा भी बताया है। इसको लेकर क्या किसी प्रकार की सुरक्षा अभी तक मुहैया कराई गई है?
इसका अभी तक तो नहीं कराई गई। इसको दिल्ली सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को इसको देखना पड़ेगा। इसकी जिस तरीके से फोटो शेयर करके कहा गया है कि मुसलमानों इसका चेहरा पहचान लो, तो जाहिर है कोई अपनी घटना उनके साथ कभी भी हो सकती है, जिस तरह से उकसाया जा रहा है। तो सिक्योरिटी अभी तो नहीं दी गई, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही उनको सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी खुद का। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो संभल हिंसा में कहीं ना कहीं जो वकील हैं उनके खिलाफ अब इस वक्त धमकी भरा ये पोस्ट सामने आई। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये अगली खबर है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। जी हाँ, बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं, पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करते हुए, बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद और मोहम्मद यूनिस के सत्ता संभालते ही हिंदुओं पर हमलों की खबरें और तस्वीरें सामने आने लगी। हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा और ऐसा लगा कि बांग्लादेश में जैसे अल्पसंख्यक या यूं कहें कि हिंदू होना एक गुनाह हो गया। अत्याचार की तमाम तस्वीरें सामने आई, जिसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनाई थी। लेकिन बांग्लादेश इसे हमेशा ही नकारता रहा। पर अब बांग्लादेश ने सच को स्वीकार कर लिया है, सच को कबूल किया और माना कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने खुद इसकी जानकारी दी है। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले हाल ही में शेख हसीना भी यूनुस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हिंसा का मास्टरमाइंड कहा था। अब इन तमाम चीजों के बाद सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को क्या सुरक्षा मिलेगी? आखिर कब रुकेगा हिंदुओं पर हो रहा यह अत्याचार? इस पर करेंगे बात, और लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, क्योंकि दरअसल ये जो तस्वीरें हैं वो है भारत के अलग अलग हिस्सों की, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भारत में ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड के रांची से, जहां पर ये प्रदर्शन किया गया। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार ये प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर की ये तस्वीर, और चौथी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। तो ऐसे में सवाल लगातार बरकरार है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें हैं जिसमें रांची, जम्मू कश्मीर, देहरादून और लखनऊ किस तरीके से भारत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और इन प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मोहम्मद यूनुस, होश में आओ। यूएन, संयुक्त राष्ट्र को भी चुप्पी तोड़कर बोलेंगे कि आप अपना दायित्व को समझें, और मानवाधिकार संघ को भी बताना चाहूँ कि आपका कुछ कर्तव्य होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं, जिससे कि हम मतलब बता सके कि सब हिंदू एक साथ हैं। जम्मू में भी आज सब लोग बांग्लादेश के उन भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठा हो रहे हैं, और भारत सरकार से और वर्ल्ड कम्युनिटी से हम ये आग्रह करेंगे कि बांग्लादेश में इंटरवीन करें। तो भारत में ये तो 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इन 4 तस्वीरों के अलावा भारत में कई जगह पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतपाल, जब भारत की तरफ से कड़ी फटकार लगी उसके बाद में बांग्लादेश कहीं ना कहीं सुधरा है, और तब जाकर बांग्लादेश ने इस बात को कबूल किया कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार वहां हो रहा है, और 88 घटनाएं सामने आई हैं। जी बिल्कुल। 5 अगस्त से जब से शेख हसीना को आउस्ट किया उन्होंने, या शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद 22 अक्टूबर तक करीब 88 जो घटनाएं हैं वो वाकया गुजरा, और उन पर FIRs लिखी गई हैं। करीब 70 लोग अरेस्ट किए गए हैं, और जो प्रेस स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद यूनुस के, उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर के बाद की घटनाओं की भी जांच हो रही है, और FIRs होंगी और अरेस्ट होंगे। तो क्लियरली ये एक जो प्रेशर बिल्ड किया इंडिया ने, जब फॉरेन सेक्रेटरी वहां गए विक्रम मिस्री, और उनसे मुलाकात की मोहम्मद यूनुस से भी, और जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी, और अपने काउंटर पार्ट से भी, तो उन पर एक दबाव डाला कि आपको जो माइनॉरिटीज खास करके हिंदुओं के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं, वायलेंट क्राइम्स हो रहे हैं, उनको रोकना होगा, एक, और दूसरा जो हुए हैं उनको लीगल तरीकों से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत आपको ट्राई करना होगा।
तो उस प्रेशर के चलते जी। क्लियरली मुलाकात के एक दिन बाद ही ऐसा एक्शन लिया जाना और फिर आकर मीडिया को बताना कि हमने जी। ये एक्शन लिया है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत की तरफ से जब कड़ा रुख अपनाया गया उसके बाद में बांग्लादेश सुधारा और बांग्लादेश ने इस बात को कबूल किया कि हाँ, अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अत्याचार हो रहे हैं। और 5 तारीख से लेकर अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर तक करीब 88 घटनाएं सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर होगी तो कब होगी, इस पर नजर लगातार बरकरार है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में आज मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। कल फिर होगी आपसे मुलाकात सुबह 10:30 बजे कुछ और तमाम अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।